निरक्षीय स्थित इसके बारे में बताया गया था। थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं बताया गया था, थोड़ा सा ही बताया गया था, जिसको हम फिर से रिपीट करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें निरक्षीय स्थिति में जब कोई वैद्युत ध्रुव है, एक वैद्युत ध्रुव आपका ये ए बी है, इस पे माइनस क्यू आवेश और इस पे प्लस क्यू आवेश। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति मतलब होता है वैद्युत ध्रुव के लंबवत स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी √r² प्लस l स्क्वायर। अब l स्क्वायर की बात अगर क्या है तो ये आपका वैद्युत ध्रुव है, इसकी लंबाई कोई 2l होती है। यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। यहां से यहां तक ये क्या है, l। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी √r² प्लस l स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ये थीटा कोण, इसको दो घटकों में विभाजित किया जाए तो ये आपको हो जाएगा E1 cos थीटा, इधर हो जाएगा E2 cos थीटा। यहां देखिए, इसका बना ले रहे हैं चित्र, इसका बिंदु P, ये E1 है, E2 है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। और इधर आपका जब इसको E1 और E2 को दो घटकों में तोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, इधर हो जाएगा E1 sin थीटा, इधर हो जाएगा E2 sin थीटा। अब यहाँ पे आपको बताया गया वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव में ये निरक्षीय स्थित है। निरक्षीय स्थिति में आपका ये AB है, बिंदु है, इस पे माइनस क्यू आवेश, इस पे प्लस क्यू आवेश है। आप जानते हैं वैद्युत ध्रुव की लंबाई अल्प दूरी या लंबाई कह सकते हैं 2l होती है। B बिंदु से बिंदु P की दूरी √r² प्लस l स्क्वायर। A बिंदु से बिंदु P की दूरी √r² प्लस l स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2। E1 और E2 को दो घटकों में विभाजित कर दिया गया। पहला घटक है आपका E1, आपका हो जाएगा E1 cos थीटा क्षैतिज घटक, और E1 sin थीटा लंबवत घटक। यहाँ पे E2 cos थीटा क्षैतिज घटक और E2 sin थीटा लंबवत घटक हो जाएगा। अब E1 और E2 यानी कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, इसलिए वो परस्पर जुड़ जाएंगे। और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, परिमाण में बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी √r² प्लस l स्क्वायर। P की दूरी √r² प्लस l स्क्वायर है। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसे भी लिख सकते हैं E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्यों? अंडर वर्ग लगा है इसलिए अंडर हट जाएगा आपका, तो आपको हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसकी दिशा किधर होगी? बी से पी की ओर होगी, ये हो जाएगी बीपी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी? PA, P से A की ओर, क्योंकि माइनस है इसलिए इसकी दिशा बदल जाएगी, P से A की ओर हो जाएगी, ये हो जाएगा क्या चीज? PA हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा। अब क्यों E1 cos थीटा? क्योंकि आपका क्षैतिज घटक जब तोड़ा गया, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में आपको देखा गया ऊर्ध्वाधर घटक जो हो रहा है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और ये दोनों जो क्षैतिज घटक में लग रहे हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपको हो जाएगा E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा, E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू रख दिया जाए, मान रख दिया जाए। देखिए आप इसको मिटा के ऊपर रख रहे हैं वैल्यू मान, यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू cos थीटा। आप यहाँ देख रहे हैं कि E1 का मान भी हो इतना है और E2 का मान भी हो इतना है, दोनों मान बराबर है और cos थीटा जोड़ दिया। अब यहाँ हो जाएगा क्या जी? E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2Q, या केवल कह सकते हैं Q अपान आर स्क्वायर इंटू यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा, आर स्क्वायर यल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। अब cos थीटा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से देखिए कोण थीटा कहाँ पे है? कोण थीटा कहाँ पे है? ये आपका क्या चीज है? वैद्युत ध्रुव, ये वैद्युत ध्रुव है और ये इस पे बिंदु P से दूरी है, इसके बीच में कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो यहां से निकाल के आप एक त्रिभुज बन गया POB, त्रिभुज POB में cos थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या? तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार आप हो जाएगा OB अपान कर्ण हो जाएगा BP, तो आप हो गए यहाँ पे यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसका मान जो cos थीटा निकले तो यहाँ पे लाकर रख लेते हैं, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू 2 यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 2l अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 3/2। ये पावर 3/2 कैसे हो गया? देखिए इधर थोड़ा सा, तो आप हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 1
और इंटू में आपको हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब दोनों आधार समान है इसलिए घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपको हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 तो बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो वही चीज लिख दिया गया ना यहाँ पे। यहाँ पर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू पावर 3/2। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा इधर नीचे तो आपको बन जाएगा ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब Q इंटू 2l बराबर क्या आपका होता है P के, तो आपको हो जाएगा ये P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो इसको और लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज और लिख दें, यदि क्या चीज r की तुलना में यल बहुत छोटा हो, यदि r की तुलना में यल बहुत छोटा हो, यदि r ग्रेटर देन यल, यानी कि r की तुलना में यल बहुत छोटा हो, अतः यल स्क्वायर को छोड़ने पर, अतः यल स्क्वायर को छोड़ने पर तो E बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R की पावर R स्क्वायर पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, आपको हो जाएगा इधर देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R क्यूब। ये आपको होगा क्या जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ये निरक्षीय स्थिति में आपको होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R क्यूब। ठीक, अब देखिए यही चीज जो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है, इसी को दूसरे विधि से भी हल किया जा सकता है। दूसरे विधि से द्वितीय विधि में आपका है भाषा तो वही रहेगी जो भाषा पहले थी, भाषा वही रहेगी, दूरी भी वही रहेगी कि -q आवेश, -q तथा +q आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बिंदु। अब आपको हो जाएगा +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, ये चीज आपका √ नहीं लगा है, आपके पास हटा दिया सीधे इसे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इतना बन गया तो अब आपके द्वितीय विधि में आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा R बराबर √E1 स्क्वायर, R बराबर √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2
ए बी कॉस थीटा। किसमें पढ़े हैं? कक्षा 11 में चतुर्भुज नियम। कक्षा 11 में परिणामी ज्ञात करने के लिए चतुर्भुज द्वारा आपने पढ़ा होगा r बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसके सहारे से हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक, इसकी सहायता से इसको हल कर दे रहे हैं। तो आप हो जाएगा यहाँ पे E बराबर यानी कि परिणामी, या कह सकते हैं बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर √E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर धन 2E1 E2 cos थीटा। E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर धन 2E1 E2 cos थीटा, ठीक। अब इसके स्थान में वैल्यू रख लिया जाए। E बराबर √E1 स्क्वायर। अब E1 का मान ये है आपका, ये E1 का मान है, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस E2 का मान आपका ये है, ये E2 का मान इसको रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 2 E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, ठीक। अब आप देख रहे हैं इसमें कर सकते हैं E बराबर √1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2। अब यहाँ देखिए दोनों सेम चीज है, यहाँ गुणा हो जा रहा है, तो गुणा हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो E बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ बचा कितना 1, यहाँ पे भी कितना बचा 1, यहाँ प्लस 2 cos थीटा, ठीक। 1 + 1 + 2 cos थीटा हो जाएगा। अब 2 cos थीटा होगा तो यहाँ पे आपको बन सकता है कितना, अब यहाँ पे 2 cos थीटा है, तो इसको देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, ये बन गया आपका 2, 1 1 2 बन गया, और इसको 2 cos थीटा को लिख सकते हैं 2 यहाँ पे। अब cos थीटा है, cos थीटा को आप क्या लिखा जा सकता है, ये जगह थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ थीटा है 2, थीटा और थीटा ये 2 थीटा, ये बन जाए कितना 2 थीटा। तो अब यहाँ पे 2 cos 2 थीटा हो गया है ना। तो अब जब ये 2 cos 2 थीटा हो गया तो cos 2 थीटा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ बन जाएगा आपका, देखिए नीचे मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये बन जाएगा, या इधर देखो यहाँ ऊपर मिटा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू अंडर रूट में, अब आप हो जाएगा ये 2 इंटू 2 प्लस, तो बन जाएगा ये 2 2 4 यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2।
तो आपके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। इसका वर्गमूल cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा, तो आप हो जाएगा 2 cos थीटा। अब फिर वही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2। अब cos थीटा का भी वैल्यू हमने निकाला था, तो कितना था एल अपान अंडर रूट एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो आप हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ आप हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यदि क्या चीज आर ग्रेटर देन एल, आर ग्रेटर देन एल यानी कि आर एल से बहुत बड़ा है, तो एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, इसलिए उसे क्या होगा छोड़ने पर, जब छोड़ देंगे तो आपको बन जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर पावर 3। ये आपको बन गया कितना वैद्युत क्षेत्रफलता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यूब। तो चाहे इस द्वितीय विधि से हल किया जाए चाहे वो प्रथम विधि से हल किया जाए, बात एक ही होगी, आपको परिणाम उतना ही प्राप्त होगा, चाहे वो प्रथम विधि से हल करें चाहे ये द्वितीय विधि से हल करें, है ना। तो ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निरक्षीय स्थिति में। इसमें आपका समान दूरियों के लिए, अगर दूरी समान हो, समान दूरियों के लिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 2:1 होता है। इसको याद रखिएगा, दूरी समान है तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा 2:1 का अनुपात होगा। ठीक, अब अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग है वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक वैद्युत ध्रुव है आपका, ये आपका वैद्युत ध्रुव है AB, एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक, अब इस पे आपका प्लस क्यू आवेश है और इस पे माइनस क्यू आवेश है, इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे माइनस क्यू आवेश है। तो अब इस स्थिति में है, इस पर P इधर को लग रहा है, P मतलब क्या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब इसको यदि इस प्रकार से घुमा दिया जाए, वो है देखिए ध्यान दीजिए, इसमें एक वैद्युत ध्रुव है AB है,
इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश लगे हुए हैं, और जिसके बीच की अल्प दूरी आपकी 2l होती है। इसके बीच की अल्प दूरी 2l होती है। बिंदु विद्युत ध्रुव के बिंदु O से या मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P। r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जब ज्ञात करनी है तो ये आपका ये किस पे क्षेत्रीय घटक और ये क्या हो जाएगा, ये लंबवत घटक। आपका इधर हो जाएगा E1 और इधर हो जाएगा E2। इधर हो जाएगा E1, इधर हो जाएगा E2। ठीक, तो आपको ये E1 आपका क्या है, आगे की दिशा में उधर है, और ये लंबवत दिशा E2 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ये कोण विद्युत ध्रुव जो बना है, ये थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण पे r दूरी पे, तो इधर आपको हो जाएगा ये P cos थीटा और ये आपको हो जाएगा P sin थीटा। ये क्षेत्रीय घटक और ये लंबवत घटक P sin थीटा और ये P cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और P sin थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अब E1 और E2 यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं। इसके बीच कोण कितना बना, ये थीटा बना, तो यानी कि ये 90 बन रहा है, एकदम आप पूरा 90 लंबवत हो रहे हैं एक दूसरे पे। इसलिए इसका परिणामी आपका निकल जाएगा, ये आपका E1 और E2, ये आपका बन जाएगा यहाँ से परिणामी ये E बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, E। तो आपका परिणामी यहाँ हो जाएगा, बिंदु कहा सकते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 धन E2 धन। अब यहाँ पे देखिए, अगर सूत्र लगाते हैं तो आप ये हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर धन 2 E1 E2 cos थीटा। तो आप हो जाएगा E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर धन 2 E1 E2 cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो इसलिए आपको हो जाएगा ये E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर। ठीक है ना, इस रूप में E बराबर E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे आपका जो बन रहा है, ये यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है वेक्टर रूप में है। किस में रूप में है, वेक्टर रूप में। तो E बराबर आपको हो जाए E1 धन E2, यहाँ पे आगे ये बताया जाएगा, ये इतना बन गया cos थीटा। तो अब यहाँ पे वेक्टर रूप में दिखाना, तो वेक्टर रूप में पहले हम E1 और E2 को ज्ञात कर लें कितना कितना वैल्यू हो रहा है। ठीक, इसकी सहायता से P cos थीटा की सहायता से और P sin थीटा की सहायता से E1 और E2 ज्ञात कर ले, तब फिर यहाँ पे लाके वैल्यू रख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा E1 बराबर यानी कहने का मतलब P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P cos थीटा, 2P cos थीटा अपान 2P cos थीटा अपान R3। अब ये 2P और cos थीटा अपान R3 क्यों रखा गया, क्योंकि आपको अभी अच्छी स्थिति में बताया गया था। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको अच्छी स्थिति बताया गया था, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में होती है तो आपको हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान R3।
तो अब यहाँ पे इसको तोड़ने पे आपका p cos थीटा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ रख दिया क्या जी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into 2 p cos थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक, निरक्षीय स्थिति में यानी कि E2 p sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into p sin थीटा अपॉन r क्यूब, p sin थीटा अपॉन r क्यूब। आपने अभी निरक्षीय स्थिति में देखा था क्या चीज कि जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बताया गया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r क्यूब हुआ था, तो निरक्षीय स्थिति में p sin थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into 2 p 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into p sin थीटा अपॉन r क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए आपने ये ज्ञात किया है क्या चीज, E बराबर E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर धन 2 E1 E2 cos थीटा। तो यहाँ रख देंगे E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर धन 2 E1 E2 cos 90, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लंबवत है, E1 और E2 दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए यहाँ cos 90 रख दिया गया। cos 90 का मान होता है 0, तो आपको बन जाएगा E बराबर √E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर। अब ये E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर की दोनों वैल्यू आपने निकाला पहले से, इसको दोनों वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। ठीक, यहाँ आपको हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into 2p cos थीटा, 2p cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, इसमें भी है, और एक चीज और है p अपॉन r क्यूब, इसमें भी p अपॉन r क्यूब इसमें भी है, तो दोनों में वर्ग भी है, इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप हो जाएगा यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into p अपॉन r क्यूब, ये तो हो गया ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r क्यूब, ये हो गया क्या चीज ब्रैकेट के बाहर। बचा क्या चीज यहाँ, अब बच रहा है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बच रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी क्या वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कितना बचा sin स्क्वायर थीटा, क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें देखिए हम इसको मिटा के आगे बढ़ता रखें, इधर मिटा दें थोड़ा सा, तो E बराबर आपको हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into p अपॉन r क्यूब अंडर रूट, यहाँ पे देखिए अब ये 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 3, या ऐसे लिख लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो अगर दोनों को जोड़ दें तो 4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आपको बन जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into p अपॉन r क्यूब अंडर रूट, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इतने की वैल्यू हो गई 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या चीज, किसी बिंदु पर वैद्युत आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, और E का वेक्टर यानी कि इसमें tan फाई बराबर निकाला जाए, ये थीटा जो निकाला गया, ये थीटा कोण जो घुमाया गया है, ये वाला ये थीटा कोण जो घुमा है, तो वो कितना हो जाएगा, या परिणामी E1 से परिणामी P की दिशा, ये मान लेते हैं यहाँ कोण कितना है फाई है, कितना कोण है ये फाई, तो आपको हो जाएगा tan फाई
tan फाई बराबर आपको हो जाएगा E2 अपान E1। tan फाई बराबर E2 अपान E1। अब tan फाई बराबर E2 अपान E1 कैसे देखो यहाँ पे, इसको देखो थोड़ा सा नीचे कर देना, आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये आपको हो गया इधर E1, इधर इसको लंबवत हो गया ये E2, और ये आपका बना था चतुर्भुज नियम में ये परिणामी आपका हो जाएगा, ये परिणामी आपका हो गया E, ये परिणामी हो गया E, ये कोण आपको बताएगा ये फाई है। तो अब फाई है तो आप देख रहे हैं ये आधार बन रहा है, ये बन रहा है क्या जी, लंब बन रहा है, ये लंब बन रहा है, ये आधार बन रहा है। तो आधार में आपका ये E1 बन रहा है और लंब में आपका क्या बन रहा है, E2 बन रहा है, क्योंकि इसी के समांतर तो है, इसी के समांतर ये हो रहा है E2। तो आपका tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, E2 अपान E1, यानी tan फाई बराबर आपको हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब आपका E2 हो गया, आधार कितना हो गया, E1 हो गया, इसलिए लिख दिया tan फाई बराबर E2 अपान E1। ठीक, अब tan फाई E2 आपका आया था P sin थीटा अपान R क्यूब, या पूरा लिख सकते हैं 1/4 पाई या साइन 0 इंटू P sin थीटा अपान R क्यूब, और इसमें आया था E1 वाले में 1/4 पाई या साइन 0 इंटू 2P cos थीटा अपान R क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1/4 पाई कैंसिल, ये R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, P से P कैंसिल, तो आपको हो जाएगा tan फाई बराबर 1/2 साइन थीटा अपान cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 1/2 tan थीटा। कहने का मतलब जो ये कोण होगा ये इस कोण का आधा होगा, जो ये कोण बनेगा इस कोण का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका था किसी बिंदु पे किसी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आपका है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुग का आघूर्ण। ये रीडिंग आपकी है जो कि अध्याय का लास्ट रीडिंग है, इस अध्याय है लास्ट रीडिंग है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अब आपका ये है एक समान ये वैद्युत क्षेत्र, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र की है। ठीक, इसमें एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रख दिया गया है, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रख दिया गया, इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रख दिया गया। इस पे आपका ये भी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, इस पे आपका प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है। इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 2l है। इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 2l है। अब इस पे जो बल लग रहा है, इस पे इधर एक बल लग रहा है EQ, क्या कह सकते हैं Q इंटू E, EQ कहें या Q इंटू E। एक बल इस पे लग रहा है, एक बल इस पे कार्य कर रहा है इधर को, Q इंटू E। दोनों पे समान बल लग रहे हैं लेकिन दिशा दोनों की कैसी है, विपरीत। दोनों पे समान बल लग रहे हैं, दिशा लेकिन कैसी है, विपरीत है, जिसके कारण से ये एक बलयुग्म उत्पन्न करते हैं, जिसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का बलयुग्म कहा जाता है।
यानी कि इसे बलयुग्म कहा जाता है। बलयुग्म मतलब होता है जोड़े में बल, बल्कि इसमें जोड़े में कार्य कर रहे हैं। ये इधर को घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर को घुमाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण से यह वैद्युत ध्रुव आपका किधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने की परिमित रखता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने की परिमित रखता है। जैसे इस प्रकार से है, इसको घुमा के इस प्रकार से किया जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की परिमित रखा जा रहा है ना। तो इसमें वैद्युत ध्रुव को जो घुमाया जा रहा है, तो घुमाने पे एक बलयुग्म कार्य किया, ये बलयुग्म कार्य किया जो इसको घुमा रहा है। ठीक, अब इस पे आपका बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म के आघूर्ण के लिए सबसे पहले आपका बल आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, अन्य क्लास में बलयुग्म पढ़ा होगा। बलयुग्म कहते किसे हैं? किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उससे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, उस पर लगने वाला बल तथा उसके क्रिया रेखा की दूरी के गुणनफल को बलाघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे बलाघूर्ण यहाँ पे भी लग रहा है, तो इससे ये आपका एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, तो यहाँ से इस पे लंब डाल देते हैं, ये इस पे लंब डाल देते हैं, ये इस पे लंब डाल, यानी कि ये सी बिंदु हो गया। अब लंबवत दूरी की बात कर रहा है, तो लंबवत दूरी आपको हो जाएगा ये कितना 2l sin थीटा। कैसे हो गया 2l sin थीटा? अब आपका ये थीटा थी, एक और भी थीटा बन जाएगा। अब ये त्रिभुज बन गया ABC, ये त्रिभुज बन गया, तो sin थीटा बराबर आप हो जाएगा, आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये बन गया और कर्ण आपका ये बन गया। तो आपका लंब बटे कर्ण, तो कर्ण आपको लंब ज्ञान करना, तो हमको कर्ण मालूम है, तो ये कर्ण इसमें मालूम है, तो ये आप हो जाएगा ये 2l sin थीटा। ठीक, तो आप हो जाएगा यहाँ पे बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा तो बल गुणे आपका बल हो गया, और गुणे और आपका क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितनी हो गई? ये हो गया BC, F गुणे BC। ठीक, तो आप हो जाएगा, या सीधे इसको कह सकते हैं टाउ बराबर बल आपका कितना हो जाएगा, यहां पे ये आप हो जाएगा टाउ बराबर F गुणे BC। तो टाउ बराबर आपका बल कितना लग रहा है? ये QE बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? QE, जो कैसा है? समान तो है लेकिन दिशा में दोनों क्या है? विपरीत है। समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो टाउ बराबर आप हो जाएगा QE इंटू BC कितना है? 2l sin थीटा, 2l sin थीटा, है ना। तो आप हो जाएगा टाउ बराबर QE इंटू 2l गुणे E sin थीटा। तो टाउ बराबर आप हो जाएगा PE sin थीटा। ये आपका होगा क्या जी? बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा बलयुग्म का आघूर्ण। तो अगर इसका मात्रक लिखना हो तो मात्रक कैसे लिखा जाएगा? अब P यानी कि इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर कहा सकते हैं, क्योंकि इसमें P की भी मान लिख लेंगे, मात्रक लिख लेंगे, और E का मात्रक लिखेंगे। साइन थीटा कोई मात्रक होता नहीं है, दोनों भाग करेंगे तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन मीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप हो जाएगा टाउ बराबर P sin थीटा हो जाएगा। अब इसमें एक आध दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है, अब यदि मान लिया थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर कितना हो? 0 हो, यानी कि ये दोनों वैद्युत ध्रुव को जो घुमा के इस थीटा कोण पर रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, उसको ना बना के अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। कैसे रखा गया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। जो ऐसे है तो उसको ऐसे ना करके ऐसे हो, जिस तो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उसी दिशा में ऐसे हो, वैद्युत ध्रुव पे रखा गया हो, आघूर्ण भी। तो अब थीटा बराबर 0 हो तो टाउ बराबर आपको हो जाएगा, टाउ बराबर PE sin 0, टाउ बराबर PE sin 0, और sin 0 का मान होता है 0, तो इसलिए टाउ बराबर आपको हो जाएगा जी 0। यानी कि इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? बलयुग्म का आघूर्ण शून्य हो जाएगा। द्वितीय स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश। अब इसको यहाँ पे जो ऐसे था, इसको घुमा के सीधे ऐसे कर दिया गया, वैद्युत ध्रुव को घुमाया गया जो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लंबवत हो गया, वैद्युत ध्रुव को घुमा के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत हो गया, यानी कि सीधे 90 अंश बना दिया गया। तब टाउ बराबर आपको हो जाएगा, टाउ बराबर
साइन 90, अब यहाँ पे साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर आपको हो जाएगा पी, टाउ बराबर कितना हो जाएगा पी। इस स्थिति में वैद्युतधारा गुण अधिकतम होगा, इस स्थिति में वैद्युतधारा गुण क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। अब अगर इसको और घुमा दिया जाए, ऐसे 90 अंश था, 90 अंश और घुमा दिया, 180 अंश घुमा दिया जाए, तीसरी स्थिति में थीटा बराबर कितना कर दिया 180 अंश कर दिया जाए, तो टाउ बराबर आपको हो जाएगा पीई साइन 180 अंश, और साइन 180 का मान फिर होता क्या जी 0 हो जाता है, तो टाउ बराबर आपका फिर पुनः क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इस स्थिति में आपका 0 हो जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा किसमें होगा 90 अंश पर, इसे टाउ मैक्स भी कहते हैं, टाउ मैक्स बराबर पीई, या पी बराबर लिख सकते हैं टाउ मैक्स अपान ई, इस रूप में भी लिखा जा सकता है ना। तो अब आपका यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत पे लगने वाले बलों का गुण है। इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। न्यूमेरिकल के लिए है, न्यूमेरिकल आप अपने बुक से जो भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, प्राथमिकता तो आप एनसीईआरटी की बुक को देंगे, चाहे अदर कोई बुक हो, कहने का मतलब आपके पास जो भी बुक इस समय अवेलेबल हो, उस बुक से आप क्वेश्चन को हल करना शुरू कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 52 60 45 70 पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा है, ठीक ना। बाकी कुछ सवाल हम अगले लेक्चर में अब इस पे हल कराएंगे आपको, ठीक है। और बाकी सवाल आप लगाइए, जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा, ठीक। तब तक आप घर पे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पूर्वक पढ़ाई करिए। थैंक यू, धन्यवाद।